हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपके साथ चलिए चर्चा करते हैं ये थायराइड हार्मोन सिंथेसिस कैसे होती है। ये टॉपिक बेसिकली जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाया गया है कि किस प्रकार से थायराइड हार्मोन सिंथेसिस होती है, और बहुत ही इजी स्टेप्स में मैंने समझाने की कोशिश की है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारी गर्दन के सामने एक ग्लैंड होती है जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। ये विंड पाइप के सामने और जो लैरिंक्स होता है उसके नीचे होती है, और इसका कंट्रोल जो है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है। और इसको इसके ऊपर भी एक बॉस होता है जो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है। इसके ऑर्डर से ही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से बनता है, और फिर यहाँ पर ये थायराइड हार्मोन की को मैसेज मिलता है और थायराइड हार्मोन की संरचना शुरू होती है। लेकिन अगर ये हार्मोन ज़्यादा बन जाता है तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम बनेगा, और अगर ये थायराइड हार्मोन कम बनता है तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की संरचना ज़्यादा होती है। तो ये इंटर रिलेटेड होते हैं। अब बात करते हैं कि देखिए इसके अंदर कैसे कैसे सारी क्रिया होती है, जिसे मैंने बहुत सिंपल स्टेप्स में समझाने की कोशिश की है। देखिए, इसमें थायराइड के अंदर छोटे छोटे इस शक्ल में फॉलिकल्स होते हैं। ये फॉलिकल्स की रचना कैसे होती है कि इसमें एक ल्यूमन होता है, खाली होता है, और इसके चारों तरफ क्यूबॉइडल सेल्स लगे होते हैं। और इस ल्यूमन के अंदर जेल लाइक पदार्थ होता है जिसे हम कोलाइड कहते हैं, और इसी में ही थायरोग्लोबिन होते हैं, थायरो पेरोक्सीडेस एंजाइम होते हैं, और यहीं पर आयोडीन आती है, और यहीं पर इसके बॉर्डर पर ही इसकी संरचना होती है जिससे कि थायराइड हार्मोन बनता है। अब देखिए, ये जो क्यूबाइडल सेल है ये सारा फॉलिकल्स हैं, इसके चारों तरफ फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं, और ये पूरी संरचना को फॉलिकल कहा जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, और इन फॉलिकल्स के चारों तरफ बहुत ज़्यादा ब्लड की सप्लाई होती है, और इसी को हम स्ट्रोमा भी कहते हैं जो बाहर की तरफ होता है। और उसमें कहीं कहीं पे छोटे छोटे सेल होते हैं जिन्हें पैरा फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं, जिसमें से कैल्सिटोनिन जैसा हार्मोन की संरचना होती है, वहीं वो हार्मोन बनता है। अब देखिए, इस टॉपिक में मैंने इस एक सेल को इनलार्ज करके ये बताया, और इसी इनलार्ज करके ही मैं समझाने में सुविधाजनक समझूंगा कि ये किस प्रकार से ये काम करता है। अब देखिए, ये पूरा एक सेल है। इसकी ये बेसल मेम्ब्रेन कहा जाएगा जो बाहर की तरफ होती है, इसे हम बेसल मेम्ब्रेन कहते हैं। जो ल्यूमन की तरफ होती है उसे एपिकल मेम्ब्रेन कहते हैं, और साइड की जो वॉल है इसे हम लेटरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो अब देखिए, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, और ये सारा साइटोप्लाज्म एक प्रकार का लिक्विड होता है, उससे ये सारा सेल जो है वो भरा होता है, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्म में बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। यहाँ मतलब के लिए मैंने केवल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में चर्चा करनी है, और लाइसोसोम के बारे में चर्चा करनी है, और न्यूक्लियस के बारे में चर्चा करनी है। देखिए, न्यूक्लियस जो है ये जेनेटिक मटेरियल होता है। इसमें से एक निकोलस होता है, वहाँ से जो बीच में सेंटर में होता है, और ये न्यूक्लियस ही पूरे सेल को की मेंटेनेंस में, और इसकी पूरी जो सिस्टम चलता है वो इस न्यूक्लियस के ऑर्डर के मुताबिक ही ये काम करता है। तो ये मैसेंजर आरएनए जो है ये मैसेज देता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैसेज मिलने के बाद ये संरचना करता है, ये बनाता है थायरोग्लोबिन को। ये थायरोग्लोबिन एक गोल्जी बॉडीज होती हैं, उसके थ्रू ये ल्यूमन में सिक्रीट होता रहता है और आता रहता है। तो इस प्रकार से ये थायरोग्लोबिन जो मैंने यहाँ आपको बताया वो इस प्रकार से इसकी रचना होती है। अब ये थायरोग्लोबिन में चेन रूप में ये प्रोटीन है, ग्लोबिन भी प्रोटीन है, और उसके ऊपर ये अमीनो एसिड्स लगे हुए होते हैं, और इस अमीनो एसिड्स को ही हम यहाँ पर टायरोसिन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, बात करते हैं, एक स्टेप तो ये हो गया पूरा। अब बात करते हैं कि आयोडीन कैसे आता है हमारी बॉडी में। देखिए, जो हम फूड खाते हैं वो डाइजेशन होके उसमें से आयोडाइड जो इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स हैं, जब वो बेसल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आते हैं तो यहाँ पर आयोडाइड पंप होते हैं, आयोडाइड के पंप होते हैं जिसके थ्रू ये आयोडाइड्स जो हैं अंदर ट्रिकल कर सकते हैं।
लेकिन वो नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बहुत कंसंट्रेशन में आयोडाइड इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो उनको सहारा लेना पड़ता है सोडियम आयंस का। तो सोडियम आयोडाइड बनकर वो लग इसमें अंदर इंटर कर जाते हैं इस आयोडाइड पंप के थ्रू। अब देखिए कहीं सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा ना हो जाए इधर, तो क्या होता है कि सोडियम बाहर जाने के लिए पोटेशियम का एंट्री होती है। तो इस प्रकार से ये जिसे आयोडीन ट्रैपिंग कहते हैं, इस प्रकार से ये घटना घटित होती है। अब देखिए ये जो आयोडाइड जो चार्ज पार्टिकल थे वो ट्रिकल करके उस सेल से जो एपिकल मेम्ब्रेन है यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था थायरोपेरोक्सीडेज एंजाइम, वो फंक्शन में एक्टिव हो जाता है और इस आयोडाइड को वो आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात है, इस एंजाइम ने इसे कन्वर्ट कर दिया आयोडाइड में। अब देखिए ये जो आयोडाइड है और ये थायरोपेरोक्सीडेज एंजाइम है, इसके तीन फंक्शंस होते हैं। पहले फंक्शंस में तो इसने आयोडाइड साल को आयोडीन में कन्वर्ट कर दिया ऑक्सीडेशन के मेथड से। ऑक्सीडेशन हुई और आयोडीन के एटम्स बन गए। अब देखिए जैसे हमने पहले चर्चा की थी कि टायरोसिन के अमीनो एसिड्स चेन में लगे हुए हैं, तो थायरोपेरोक्सीडेज एंजाइम जो है आयोडीनेशन करता है और उससे क्या होता है कि आयोडीन के पार्ट जो एटम्स हैं वो टायरोसिन पर चिपक जाते हैं। अब टायरोसिन के जो इसके चिपक जाते हैं तो क्या होता है, कहीं कहीं पे तो एक मॉलिक्यूल, कहीं पे दो मॉलिक्यूल, एक दो मॉलिक्यूल, इस प्रकार से ये आयोडीन के ये सारे पार्टिकल इन टायरोसिन्स पर चिपक जाते हैं। फिर इनका एक थर्ड फंक्शन होता है कि थायरोपेरोक्सिड एंजाइम जो है क्या करता है, कपलिंग का काम करता है कि इनको आपस में जोड़ देता है। कहीं कहीं पे दो और एक का कॉम्बिनेशन जुड़ जाता है, कहीं कहीं पे दो आयोडीन के पार्टिकल और इस प्रकार से ये चेन बन जाती है, जिसमें अभी ये जो है T3 बन गया, T4 बन गया। तो इस प्रकार से जहां दो दो एटम जुड़े आयोडीन के वो T4 बन गया, जहां दो और एक एटम जुड़ा वहां T3 बन गया। तो इस प्रकार से T3 और T4 की संरचना हो जाती है। लेकिन अभी भी बात पूरी नहीं होती। इसके बाद क्या होता है कि ये दोबारा टर्न करते हैं सेल के अंदर, जहां पर लाइसोसोम होते हैं। वो क्या करते हैं, वहां एंजाइम जो होता है वो इनको ब्रेकअप कर देता है T3 में और T4 में, मतलब वो चेन जो है ब्रेकअप हो जाती है। तो T3 और T4 जो हैं वो इस प्रकार से बनते हैं। फिर क्या होता है, इन्हें सेल के अंदर, ब्लड के अंदर भी जाना है। तो ये जो क्रिया घटी ये तो एंडोसाइटोसिस से हुई कि इसने एंडोसाइटोसिस से इनको अपने अंदर इनगल्फ कर लिया। अब ये आगे ट्रिकल कर कर बेसल मेम्ब्रेन में आते हैं, जहां पर एक्सोटोसिस होती है, एक्सोसाइटोसिस होती है, जिससे T3 और T4 ब्लड में आ जाता है। लेकिन ये वैसे मतलब पूरी बॉडी में नहीं जा सकते। इन्हें एक बाइंडिंग फोर्स की ज़रूरत होती है जो लिवर से बनती है, और उसको हम कहते हैं, एक प्रोटीन की ज़रूरत होती है, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबिन की ज़रूरत होती है। तो उससे ये जो T3 T4 हार्मोन बने थे वो उनसे बाइंड करके पूरे ब्लड में जाते हैं, पूरे शरीर के हर सेल में पहुंचते हैं, और वहाँ पर T3 T4 सेल के अंदर एंट्री करते हैं, वहाँ पे न्यूक्लियस में जाते हैं, और वहाँ पर T3 तो एक्टिव फॉर्म में है, तुरंत काम में आ सकता है, और T4 जो है T4 से T3 में कन्वर्ट होकर, और फिर वो जो है सारे सेल, जितनी बॉडी के सेल हैं, उनको ऊर्जा मिलती है, वहाँ मेटाबॉलिज्म होता है। और इस प्रकार से ये सारी क्रिया मैंने शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की। तो एक और रिहर्स कर लेते हैं। देखिए TRSH ये हुआ, हाइपोथैलेमस से मैसेज आया अपना एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी ने थायराइड ग्लैंड को मैसेज गया कि कितना हार्मोन बनना है, हार्मोन की क्रिया हुई यहाँ से। फिर देखिए ये इधर आया, यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, आयोडीन बन गई। ये जो आयोडीन ट्रैपिंग हुई थी वो आकर आयोडीन ट्रैपिंग हो गई। इसके बाद थायरोपेरोक्सीडेज ने ऑक्सीडेशन किया, फिर नीचे आयोडीनेशन हुआ, और फिर कपलिंग हुई। कपलिंग के बाद लाइसोसोम में गए, लाइसोसोम में आगे ब्रेकअप हुआ, ब्रेकअप होके ब्लड वेसल में आए, वहाँ पर थायराइड बाइंडिंग ग्लोबिन से मिले, और फिर पूरे सेल में
गए। ये मैंने बहुत सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश की है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और अगर जिनको ज़्यादा नॉलेज लेनी है वो और आगे जा सकते हैं, लेकिन इतनी नॉलेज हर जो स्टूडेंट है जो ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ना जानता है या पढ़ता है, उसे ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि थायराइड हार्मोन सिंथेसिस कैसे होती है। इतना जान लेने के बाद अगर ये कभी कोई क्वेश्चन आता है तो उसको बिल्कुल बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। इसलिए मैंने ये वीडियो उन लोगों को बनाया क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है, हर एक की समझ में नहीं आ पाता है। तो इसके साथ ही मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर इस प्रकार के और मेरे वीडियो सुनना चाहते हैं तो कृपा करके आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर करें। मेरा ये ध्येय है, एम है कि जब तक मैं हूँ कुछ ना कुछ मेडिकल साइंस के बारे में आपके साथ अपनी नॉलेज शेयर करता रहा हूँ। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।